हेलो एवरीवन, AIA सॉल्यूशन से मैं सपन गुप्ता आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आज का जो हमारा वीडियो है वो है लावा Z60 पे, और अब मैं आज आपको इस मॉडल में बताने वाला हूं कि अगर आपके पास ये मॉडल या Z60 या Z सीरीज का आपके पास कोई भी मॉडल आता है तो आपको उसमें लीकेज या शॉर्टिंग कैसे फाइंड आउट करनी है और उसके बाद आप उसको कैसे ईजी में रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसका बैटरी वोल्टेज चेक करेंगे। तो स्क्रीन पे आपको मल्टीमीटर शो हो रहा है, आप वहां देख सकते हैं। तो ये देखिए हमारा जो बैटरी का वोल्टेज है वो 3 वोल्ट 384 मिली वोल्ट है वहाँ पर। तो कहने के लिए इसका मतलब है कि हमारी जो बैटरी है वो भी इतना है कि जब हम इसको चार्जिंग पे लगाएं तो चार्जिंग लोगो हमें शो करना चाहिए। तो एक बार हम इसको चार्जिंग में लगा के देख लेंगे क्या चार्जिंग में लगाने पे हमारा जो लोगो है शो करता है यहाँ पर। तो ये देखिए आपको चार्जिंग भी दिख रहा है स्क्रीन में। तो वहाँ पर इसने जो है वो 434 मिली एम्पियर लिया हुआ है चार्जिंग के लिए। तो हमारी जो बैटरी है अभी वो डाउन में है, उसका जो वोल्टेज है वो जो 3.7 होना चाहिए उससे कम है। तो हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद हमें यहाँ पर लोगो शो हो जाए और हमें इसे ना करना पड़े। बहरहाल इसमें लीकेज शॉर्टिंग की प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी हम एक बार कुछ टाइम के लिए इसको देखेंगे। आप इसको देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर आपके पास फॉल्ट आता है तो आप इसे स्टेप बाय स्टेप कैसे डायग्नोस कर सकते हैं। ये देखिए तो जो हमारा इसने मिली एम्पियर लिया था चार्जिंग के लिए वो भी इसने रिलीज कर दिया है। तो चलिए हम इसको आगे लीकेज और शॉर्टिंग के लिए चेक करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो बैटरी का वोल्टेज है जो कि उसका फॉरवर्ड होता है, तो हम बैटरी के फॉरवर्ड बेस में सबसे पहले हमको चेक करना है। ये हमारा प्लस है, हमारा माइनस है। तो सॉरी, ये आपको डायोड मोड में कर लेना है मल्टीमीटर आपका। तो ये देखिए हमारा जो बैटरी का फॉरवर्ड बेस है, फॉरवर्ड बेस में हमें 1997 की रीडिंग हमें मिल रही है जो कि एक लीकेज है। और बैटरी के रिवर्स बेस में ये देखिए हमें 389 की रीडिंग मिल रही है। तो ये जो बैटरी का रिवर्स बेस में यहाँ पर तो हमें 389 की रीडिंग मिलनी चाहिए, लेकिन जो बैटरी का फॉरवर्ड बेस है यहाँ पर हमें कोई भी रीडिंग नहीं मिलनी चाहिए। ये देखिए 1997 का है, तो हमें जो ये 1997 का रीडिंग मिल रही है हमें रीडिंग नहीं मिलनी चाहिए। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे जो सेट में है वो किसी टाइप की लीकेज या शॉर्टिंग है जरूर। तो चलिए एक बार हम इसको ओपन कर लेंगे। तो हमारा जो मदरबोर्ड है वो भी एकदम फ्रेश है, इस पर किसी ने भी किसी टाइप का वर्क नहीं किया हुआ है। तो सबसे पहले जो इसका कैमरा सेक्शन है हमें इसके कैमरे बाहर निकाल लेने हैं, क्योंकि जब आप इस पर वर्क करेंगे या आप इस पर हॉटगन वगैरह कुछ भी यूज करते हैं तो उस टाइम पे आपके जो कैमरे हैं वो डैमेज हो सकते हैं। तो कैमरे जो हैं वो आपको पहले रिमूव कर लेने हैं। तो अब जो हमारा हैंडसेट है हम इसके ऊपर लीकेज और शॉर्टिंग के लिए चेक करेंगे, क्योंकि हमारा जो बैटरी का फॉरवर्ड बेस था हमें वहाँ पर 1997 की रीडिंग मिल रही थी जो कि नॉर्मल नहीं थी। एक बार फिर देख लीजिए आप, यहाँ पर हमें जो रीडिंग मिल रही है वो 1997 की रीडिंग मिल रही है जो कि नॉर्मल नहीं है, हमें यहाँ पर ये रीडिंग नहीं मिलनी चाहिए। तो एक बार हम इसका सेक्शन आगे का चेक कर लेंगे।
यहाँ पर भी हमारी रीडिंग नॉर्मल है, जो कि CPU का बक लाइन है, ये देखिए। तो यहाँ पर जो हमारा कैपेसिटर है, यहाँ पर ये लाइन जो कि CPU के लिए पावर से वोल्टेज जाता है, जिसको बक सप्लाई बोलते हैं, तो यहाँ पर जो इसकी बक लाइन है वो इसकी शॉर्ट में पड़ी हुई है, ये देखिए। यहाँ पर ये ओके है। ये देखिए हमारी यहाँ पर जो लाइन है, इसके जो कैप लगे हुए हैं, ये चारों कैप हमें यहाँ पर जो है वो शॉर्टिंग मिल रही है। तो चलिए एक बार हम इसको माइक्रोस्कोप के नीचे भी देख लेंगे। ये देखिए, ये जो हमारे चारों कैप लगे हुए हैं, यहाँ पर देखिए हमारे जो चारों कैप लगे हुए हैं, इस कैपेसिटर पे हमें शॉर्टिंग मिल रही है। देखिए ये जो लाइन है हमारी, ये ओके है। इधर हमारे ये जो कैप लगे हैं, एक यहाँ पर भी शॉर्टिंग है, और इस दूसरे कैप पे भी शॉर्टिंग है यहाँ पर, और इस तीसरे पे भी है, और जो चौथा कैप लगा हुआ है यहाँ पर भी शॉर्टिंग है। यहाँ पर हमारी जो रीडिंग है वो नॉर्मल है, यहाँ पर भी हमारी रीडिंग जो है वो नॉर्मल है। तो इसमें जो शॉर्टिंग है वो हमारी 6328 जो लगी हुई है, ये देखिए 6328 हमारी इसमें जो पावर है लगी हुई है। तो मोस्टली जो लावा Z60 या लावा के जो भी सीरीज के सेट आते हैं, जैसे कि जेड आपका 60 आता है, Z50 आता है, तो इसमें जो कॉमन सी प्रॉब्लम आती है उसमें आपकी सेकेंडरी लाइन शॉर्ट हो जाती है। कहने का मतलब है पावर के बाद जो CPU के लिए लाइनें निकलती हैं, जिसको बक सप्लाई भी बोलते हैं, वो आपकी सप्लाई शॉर्ट हो जाती है। तो उसके कारण कभी कभी तो आपको डायोड मोड में या बैटरी के फॉरवर्ड बेस में आपको कभी कभी रीडिंग यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है, लेकिन कभी किसी किसी कंडीशन में आपको यहाँ पर रीडिंग नहीं मिलती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके सेट में शॉर्टिंग नहीं हो सकता है। हो सकता है कि मुझे यहाँ पर जो रीडिंग मिल रही हो वो आपके हैंडसेट में ना मिले। तो एक बार आपको इसके जो बक कैपेसिटर होते हैं, जो सप्लाइयाँ ये CPU के लिए रिलीज करता है, आपको यहाँ पर जो कि बैक साइड में के कैपेसिटर होते हैं, तो आपको यहाँ पर सप्लाइयाँ एक बार जरूर चेक कर लेना है, क्योंकि मोस्टली यही लाइन इसकी लीकेज शॉर्टिंग में होती है। और इसमें जो कॉमन सी प्रॉब्लम आती है MTK में, अगर आपका 6328 लगा हुआ है उसमें, तो ये कॉमन सा फॉल्ट है, ये हर मॉडल में 6328 की आपकी प्रॉब्लम होती है। तो एक बार हम जो इसकी सील्ड है, इसकी सील्ड को हम बाहर निकालेंगे, और उसके बाद जो है हम एक बार चेक करेंगे कि क्या हमारा अभी इस कंडीशन में हमारा जो पावर 6328 है इसकी शॉर्टिंग है, या हमारा कोई कैपेसिटर भी शॉर्ट है, या हो सकता है कि हमारा CPU भी शॉर्ट हो सकता है। तो चलिए एक बार हम इसकी जो शील्ड है उसे आपको निकाल लेनी है। तो शील्ड निकालने के लिए आप एक प्लास का यूज कर सकते हैं, या आपकी अगर हैंड स्किल बेटर है तो आप बाई हैंड भी निकाल सकते हैं, सॉरी आप असेंबली से भी निकाल सकते हैं। तो ये जो मैटर है ये ओनली फॉर आपका इसी मॉडल पे नहीं काम करने वाला है, ये आपका कई सारे मॉडलों पर काम करेगा। तो आपके पास जब भी MTK 6328 का सेट आता है, आप पावर IC देख सकते हैं, वहाँ पर आपको 6328 लिखी हुई मिलेगी। तो इस मॉडल में ये कॉमन सी प्रॉब्लम आती है कि आपके जो पावर IC है इस पर लोड बहुत ज़्यादा होता है, तो इसके कारण इसके जो शॉर्टिंग के चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और ये MTK 6328 की एक कॉमन सी प्रॉब्लम है। आपको ये कैपेसिटर पे अगर आपको शॉर्टिंग मिलती है तो आपको एक बार इसको देखना है। और ऐसा वायदा भी ऐसा हो सकता है कि आपको किसी हैंडसेट में कैपेसिटर शॉर्ट मिल जाए, बाकी आपको जो 99% शॉर्ट मिलने वाला है वो आपकी पावर IC आपको शॉर्ट मिलेगी। तो एक बार हम यहाँ भी चेक करेंगे कि अभी हमारी जो पावर IC है ये फॉल्ट पावर IC से है, या हमारा CPU डैमेज है, या हमारा कैपेसिटर ही क्यों शॉर्ट निकलता है। इसकी शील्ड को बड़ी ही
सही तरीके से और बहुत ही सावधानी से आपको निकालना है, क्योंकि अगर आपका ये जो प्लास है, अगर आपका किसी भी कंपोनेंट या किसी भी कैप पे अगर आपका लग जाता है तो वो कैप ब्रेक हो जाएगा, और उस कैप के ब्रेक होने से वो कैप दोबारा फिर से शॉर्ट हो जाएगा, और आपको पता भी नहीं चलने वाला है कि आपने कहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक कर दी, जिसके कारण आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इसको आप थोड़ा इजी वे में और सही से चलाएं, नहीं तो आप 23-28 अगर आप पावर आईसीज की चेंज भी कर देंगे उसके बाद भी आपका ये फॉल्ट सॉल्व नहीं होगा। तो हमारी शील्ड जो है वो भी प्रॉपर रिमूव हो गई है, और एक बार हम जो इसके बग के कैप हैं और जो अदर कैप हैं जो पावर आईसी के बगल में लगे हुए हैं, ये हम यहाँ पर एक बार इसकी लीकेज और शॉर्टिंग के लिए कैप और कॉइल को चेक कर लेंगे। ये भी जो हमारी चारों लगी हुई हैं, तो जैसे कि हमारी ये जो कॉइल है यहाँ पर ये बीप दे रही है दोनों साइड से, और रीडिंग भी 00 है, और इस कॉइल की रेटिंग हमारी ओके है, और इस कॉइल की भी रेटिंग हमारी ओके है, और ये यहाँ पर भी हमारी जो कॉइल है इसकी भी रेटिंग ओके है, और ये जो कॉइल है हमारी ये हमारी शॉर्ट शो कर रही है यहाँ पर भी, और ये कैप भी जो है ये भी हमें शॉर्ट शो कर रहा है 00 की रेटिंग के साथ। तो एक बार बैक साइड में जो इसके बग कैप लगे हुए हैं हम वहाँ पर भी चेक कर लेंगे, और आप चाहें तो आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं लीकेज शॉर्टिंग के लिए। और यहाँ पर भी ये जो कैप लगे हुए हैं ये भी 00 रीडिंग के साथ यहाँ पर भी शॉर्ट बता रहे हैं। तो हमारी ये जो लाइन है कॉइल के साथ जो कैप लगा हुआ है ये शॉर्ट है। तो एक बार हम इस पर रोजिन अप्लाई कर लेंगे, एक बार रोजिन अप्लाई करके हम देखेंगे, और हमारा जो वोल्टेज है हम 1 वोल्ट और जो 2 एम्पियर के आसपास हम रखेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमारी जो CPU की सप्लाइयाँ होती हैं वो 1 वोल्ट की होती हैं, और अभी जो लेटेस्ट में हैंडसेट आ रहे हैं उनकी तो और भी कम हो गई हैं, जो जिनकी 600 मिली वोल्ट से लेके 1 वोल्ट तक होती है। तो यहाँ पर हम पहले रोजिन लगाएंगे, और रोजिन लगाने के बाद फिर हम 1 वोल्ट और 2 एम्पियर की सप्लाई यहाँ पर इंजेक्ट करेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा आईसी हीट होता है या हमारा CPU की प्रॉब्लम है। मोस्टली इस केस में हमारी जो पावर आईसी होती है प्रॉब्लम इसी की होती है, मैंने इसको भी पहले काफ़ी बार फेस किया हुआ है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर अगर हम कोई वोल्टेज इंजेक्ट भी करते हैं, जो कि इस लाइन से मैंने फेस किया हुआ है मोस्टली, तो इस लाइन पर कोई भी वोल्टेज इंजेक्ट करने के बाद भी कोई भी हीटिंग नहीं होती है, लेकिन प्रॉब्लम पावर आईसी की होती है। तो एक बार पहले हम यहाँ पर वोल्टेज इंजेक्ट कर लेंगे, और अगर इंजेक्ट करने से हमारी जो शॉर्टिंग है अगर वो शो हो जाती है तो हम पावर आईसी को निकाल देंगे, अगर नहीं होती है तो हमारा जो दूसरा मेथड है वो हम अप्लाई करेंगे, जिससे हमें कंफर्म हो जाएगा कि ये जो शॉर्टिंग है वो CPU साइड से क्रिएट है या हमारी जो पावर है उस साइड से क्रिएट हो रही है। तो ये देखिए हमारा ये जो कैप है हमें यहाँ पर वोल्टेज इंजेक्ट करना है, और मैंने दूसरी DC सप्लाई से वोल्टेज इंजेक्ट किया हुआ है यहाँ पर 1 वोल्ट और 2 एम्पियर, लेकिन यहाँ पर जो पावर आईसी है उस पर किसी भी तरीके की लीकेज या शॉर्टिंग की वजह से वहाँ पर कोई भी हीटिंग या जो रोजिन का मेल्ट होना है वो नहीं है, और जो कैप लगा हुआ है वहाँ पर भी कोई लीकेज शॉर्टिंग शो नहीं हो रही है। कैप भी, कहने का मतलब है कि कैप भी हमारा फ्रेश है। तो काफ़ी टाइम यहाँ पर देने के बाद भी हमारा कोई भी कंपोनेंट हीट नहीं हुआ है, और यहाँ पर CPU की भी साइड से कोई हीटिंग नहीं हुई है। मैंने वहाँ पर फिंगर रखा हुआ है, वो आपको कैमरे में नहीं दिख रहा है। तो मोस्टली यहाँ पर जो प्रॉब्लम होती है वो पावर आईसी से ही होती है, और ये पावर आईसी के बोल आपस में शॉर्ट होते हैं तब भी हमें रीडिंग 00 की मिल जाती है, या पावर आईसी भी हमारी शॉर्ट होती है तभी हमें 00 की रीडिंग मिल जाती है। और इससे ज़्यादा वोल्टेज मैं इस लाइन पर इंजेक्ट नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि अगर मैं इंजेक्ट करता हूँ तो या तो मुझे इससे पहले मुझे CPU को निकालना होगा,
नहीं तो अगर हो सकता है कि सॉर्टिंग रिमूव भी होती है या नहीं होती है, लेकिन CPU के भी डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा जो दूसरा मेथड है हम वो अप्लाई करेंगे, और इस कंडीशन में हमें यहाँ पर इससे हाई वोल्टेज इंजेक्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। उसके लिए हमारी जो कॉइल लगी हुई है जिस पे में सॉर्टिंग शो हो रही है, पहले हम इस कॉइल को असेंबली से रिमूव कर लेंगे। आपकी जो हीटिंग है वो आपको 350 रखना है। मेरी जो R661DW की है वो हीटिंग 350 है, और एयर जो है वो 60 से 70 रखनी है। मेरी जो है 70 है। और उसके बाद जो है हमारी ये जो कॉइल है, हम इस कॉइल को रिमूव कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि आप कॉइल निकालने के बाद आपको 2 ऑप्शन मिल जाएंगे। आप उससे फाइंड आउट कर सकते हैं इजली वे में कि आपकी जो ये सॉर्टिंग है वो CPU साइड से क्रिएट हुई है या पावर साइड से। अगर पावर साइड से क्रिएट होती है तो फिर आपको पावर पे वर्क करना है, हम पावर को चेंज करेंगे। अगर CPU साइड से है तो फिर हम CPU को एक बार देखेंगे डीके सॉर्टिंग के लिए। बाकी मोस्टली प्रॉब्लम पावर से क्रिएट होती है। तो एक बार हम मल्टीमीटर से थोड़ा सा पहले ये इसकी जो हीटिंग है वो थोड़ी सी नॉर्मल हो जाए, फिर हम एक बार फिर से चेक कर लेंगे इसको। तो पहले हमारे जो बैक के कैप हैं, हम बैक साइड में जो CPU साइड से हैं, एक बार हम यहाँ पर चेक कर लेंगे। तो ये देखिए हमारे जो बैक के कैप थे, जहाँ पर रीडिंग अभी हमको कुछ टाइम पहले 00 शो हो रही थी, वहाँ पर जो रीडिंग है अभी वो नॉर्मल हो गई है, और इसकी जो सॉर्टिंग है वो भी रिमूव हो गई है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा यहाँ पर जो सॉर्टिंग था वो CPU साइड से नहीं था, वो हमारी पावर से ही है। और 1 वोल्ट और 2 एम्पियर देने के बाद भी यहाँ पर हीटिंग अपनी हुई है। तो फाइनली हमारा पावर ही शॉर्ट है, जो कि अभी भी 00 शो कर रहा है। तो अब आप चाहें तो इस पर जो आपके वोल्टेज हैं वो इससे ज़्यादा आप अप्लाई कर सकते हैं, 3 वोल्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अब आपको ये क्लियर हो गया है कि पावर ही शॉर्ट है, तो हम पावर ही यहाँ पर जो है उसको रिमूव करेंगे एक बार पहले। पावर को रिमूव करने से पहले इसके जो साइड का ग्लू है हमें वो क्लीन कर लेना है, क्योंकि अगर आप ग्लू को क्लीन नहीं करते हैं तो जब भी आप पावर को रिमूव करेंगे तो उसके साथ में जो कंपोनेंट लगे हुए हैं वो भी उसके साथ में आ जाएंगे। तो पहले आपको जो ग्लू है वो रिमूव कर लेना है। उसके लिए आपको जो हीटिंग रखनी है वो हीटिंग 250 से लेके 280 बीच में आप रख सकते हैं। बाकी एयर जो है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना रखना है। अगर आप एयर 30 भी रखते हैं, 40 भी रखते हैं, या 80 के आसपास भी रखते हैं, तब भी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप रख सकते हैं। तो ग्लू हमारा जो है अभी वो क्लीन हो गया है। तो अब हम इसको जो है एक बार पहले पावर IC जो हमारी है हम इसको रिमूव कर लेंगे। और रिमूव करने के लिए आपको जो इसकी हीटिंग रखनी है वो हीटिंग आपको 370 रखनी है। और आपकी जो एयर है वो आप एयर 60, 70, 80 कुछ भी रख सकते हैं। वो आपकी ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी हैंड स्किल कितनी बेटर है और आप इसको कितने टाइम में रिमूव कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि टेम्परेचर का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, वो आपकी हैंड स्किल पर डिपेंड करता है कि आपकी हैंड स्किल कितनी ज़्यादा बेटर है। अगर आपकी हैंड स्किल बेटर है तो आप टेम्परेचर 400 भी रख सकते हैं, 450 भी रख लें। और एयर जो है वो आप 100 रखें या 20 रखें, ये मैटर नहीं करता है, वो आपकी हैंड स्किल पर डिपेंड करता है। क्योंकि आप जितनी ज़्यादा हीट और एयर बढ़ाते हैं उतना ही ज़्यादा आपकी हैंड स्किल बेटर होनी चाहिए। क्योंकि उसके साथ साथ आपके जो
ज़्यादा टाइम तक अगर आप उसको हीटिंग देते हैं तो यहाँ पर आपकी CPU या पावर वो भी आपकी डैमेज हो सकती है। तो उसके लिए आपकी हैंड स्किल जो है वो बेटर होनी चाहिए। तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि आप इतनी हीटिंग पे निकालिए। आप पहले अपने आप को, अपनी हैंड स्किल को एक बार डायग्नोस कर लीजिए 2-4 बोर्डों पे। अब देख लीजिए कि आपसे ईजी वे में आसानी से और कम टाइम में और कम हीट पे आपसे अगर पावर निकल जाती है सेफली तरीके से, तो आप धीरे धीरे उसकी हीटिंग और एयर इंक्रीज करते जाइए। और जो आपकी हैंड स्किल है उसमें थोड़ा सा भी आप इंक्रीज कीजिए उसको भी, कि थोड़ा फास्ट वे में उसको रिमूव कर सकें। तो पहले हम इसके ऊपर थोड़ा सा पेस्ट लगा लेंगे। पेस्ट लगाने से बाद अब यहाँ पर कोई भी, क्योंकि हमारा जो पेस्ट है वो अंदर नहीं जाने वाला है, तो पेस्ट लगाने का कोई बेनिफिट नहीं है। लेकिन पेस्ट मैं इसलिए लगाता हूँ कि हो सकता है कि हमारी आईसी जो है वो अंदर से उसका बोल ही मेल्ट हुआ हो और आईसी हमारी क्लीन हो। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि अगर हम पेस्ट नहीं लगाते हैं तो हमारी आईसी जो है वो फट भी सकती है हीटिंग की वजह से। तो हमारी आईसी डैमेज ना हो इसलिए हम पेस्ट ऊपर ज़रूर लगा देते हैं। तो हमारा जो ट्विजर है, मैं ट्विजर की हेल्प से इसको उठाऊंगा और यहाँ पर हमारी हीटिंग जो है वो 370 है और एयर जो है वो 80 है। आप 70-60 कुछ भी रख सकते हैं। ये देखिए मैक्सिमम मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड भी नहीं किया हुआ है और मैक्सिमम 10 से 15 सेकंड में, 10 to 14 सेकंड में हमारी जो आईसी है वो हमारी रिमूव होकर बाहर आ गई है। तो इस तरीके से अगर आपकी हैंड स्किल बेटर है तो आप मैक्सिमम 15 से 20 सेकंड के अंदर पावर रिमूव कर सकते हैं। और हमारा जो पैड है वो भी, कोई भी पैड हमारे यहाँ पर मिस नहीं हुआ है। तो हम पैड को एक बार क्लीन कर लेंगे और उसके बाद शोल्डर आयरन की मदद से ये जो इसका शोल्डर है हम पहले से यहाँ से रिमूव कर लेंगे। और उसके बाद जो है गुड बिक से शोल्डर वायर से हम इसको थोड़ा ईजी वे में, मतलब हल्के हल्के हाथों से हम अपनी पीसीबी को क्लीन कर लेंगे। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखना है कि आप ये जो नाइफ़ की बिट होती है आयरन वाली, जब भी आप इसका यूज करें तो थोड़ा हल्के हाथों से करें। आपको इसे ज़्यादा फास्ट वे में नहीं यूज करना है और हल्के ही हाथों से यूज करना है ताकि कोई जो बोल वगैरह है वो मिस ना हो। तो पीसीबी हमारी जो है वो क्लीन हो गई है और फिर हम इसे रुई में थोड़ा सा थिनर या जो हमारी पीसीबी क्लीनर होता है हम उसे डाल के यहाँ पर इजी वे में क्लीन कर लेंगे। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप रुई का इस्तेमाल करें तो उस टाइम पे आपका जो थिनर है या आप अगर कोई पीसीबी क्लीनर अगर यूज करते हैं तो उसे अच्छी तरीके से डाल दें, क्योंकि अगर आपकी जो रेशे हैं, अगर आपकी रुई की जो रेशे हैं अगर वो बाहर निकले होंगे तो जो आपकी बोली थोड़ा सा ऊपर वो निकली रहती हैं वो इसमें फंस जाएंगी और आपकी बॉल भी डैमेज हो जाएगी। तो आप रुई का इस्तेमाल उतना ही करें जितना कि वो आपके ट्यूजर में अच्छी तरीके से आ जाए और आपका जो पीसीबी क्लीनर है उसमें अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए। कहने का मतलब है कि आपका जो पीसीबी का क्लीनर है वो उसे रुई अच्छी तरीके से सक कर ले। हमारी पीसीबी जो है क्लीन हो गई है। उसके बाद आपको यहाँ पर फ्लक्स अप्लाई करना है। फ्लक्स हम इसलिए अप्लाई करते हैं क्योंकि जब हम अपनी आईसी को यहाँ पर बैठाते हैं
अगर हम फ्लक्स अप्लाई नहीं करते हैं तो यहाँ पर जो हमारा एयर है वो एयर हमारा 30 से हम 40 से ऊपर नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम फ्लक्स पहले अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि फ्लक्स क्या करता है कि हमारी जो आईसी है उसको हिलने नहीं देता है और एक जगह पे होल्ड करके थोड़ी देर के लिए पकड़ के रखता है। और आपको ज़्यादा फ्लक्स भी अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा फ्लक्स अप्लाई कर देंगे तो आपकी आईसी जो है वो तैर जाएगी। आपको हल्का ही फ्लक्स अप्लाई करना है। तो बोर्ड जो था हमारा ठंडा हो गया है और ये देखिए जो हमारी शॉर्टिंग थी यहाँ पर वो भी अभी प्रॉपर तरीके से हट चुकी है और हमारी जो रीडिंग थी बक कैप पे भी बैक साइड में यहाँ पर भी नॉर्मल है और पावर आईसी के पास जो बक कॉइल है वहाँ भी नॉर्मल है। तो यहाँ पर जो हमारी बैटरी थी वो भी डीप डिस्चार्ज में थी। तो एक बार हम यूएसबी केबल लगा के देख लेते हैं कि हमारी बैटरी अभी चार्ज हो रही है या हमें उसे बूस्ट करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर लो बैटरी का सिंबल भी आ गया है और हमारी जो चार्जिंग है वो भी ओके है। तो कहने का मतलब है कि हमारी जो पावर है वो प्रॉपर सही तरीके से लग गई है और हमारी जो रीडिंग है वो भी 782 मिली एम्पियर हमारा यहाँ पर ले रहा है, 782 मिली एम्पियर के आसपास। तो एक बार जो इसका बैक पैनल है हम उसे भी लगा लेंगे, क्योंकि हमारी जो बैटरी है वो थोड़ी सी ढीली है तो उसकी वजह से बार बार ये चार्जिंग और लेगा और छोड़ेगा। तो चार्जिंग हमारी जो है वो 782-783 मिली एम्पियर के आसपास ले रहा है। तो एक बार हम पावर की प्रेस करके इसे फिर से एक बार ऑन कर लेंगे और बैटरी भी ऑन होने के लिए सफिशिएंट जो चार्ज है वो हो गई है और अब ये हमारा ऑन भी हो चुका है। तो इस तरीके से आपके पास लावा के जो भी हैंडसेट आते हैं, लावा Z50, Z60 या जो भी अदर लावा के मॉडल आते हैं या जिसमें भी आपका पावर जो है वो MT की 6328 भी लगा हुआ है, तो उसमें आप इस टाइप से इसको डायग्नोस कर सकते हैं और इसको आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो शॉर्टिंग है वो CPU साइड से है या पावर साइड से है। आपको ज़्यादा वोल्टेज वहाँ पर अप्लाई नहीं करना है, आपको कम ही वोल्टेज अप्लाई करना है। उसके बाद आपकी जो कॉइल है आप उसे रिमूव करके चेक कर सकते हैं कि आपकी जो शॉर्टिंग है वो CPU साइड से है या पावर साइड से है। बाकी मोस्टली आपको जो मिलने वाली है पावर साइड से ही मिलने वाली है। तो अभी हमारा सेट प्रॉपर ऑन हो चुका है और इसमें जो हमारी टच है वो भी वर्क कर रही है। तो चलिए,
थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और फ्यूचर में ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल भी होगा।